हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी 134 बुक की थर्ड इकाई यानी कि तीसरी इकाई हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो है वैश्विक व्यवस्था का विकास। यानी कि विश्व व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, तो इसको हम प्राचीन से लेके आधुनिक विश्व तक की जानकारी जानेंगे इस इकाई में। पश्चिम साम्राज्य यानी कि यूरोप का उदय कैसे हुआ वो जानेंगे। इसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की कंडीशंस कैसे आई उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से वे कारण रहे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो गाइस, इसमें हम ये डिटेल में जानने वाले हैं टॉपिक। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने बताया, विश्व व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। युग कैसे परिवर्तित हुए वो भी हम जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए गाइस, पहले थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो गाइस, प्रस्तावना में हम जानेंगे इस इकाई के बारे में। इस इकाई में हम जानेंगे कि मनुष्य ने कैसे अपनी चाहत के जरिए यानी कि इच्छाओं के जरिए दुनिया का नज़रिया पलट दिया। इतनी सारी खोज करके, बेहतरीन खोजें की जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी खोजें की। मनुष्य ने स्थायी आवास यानी कि एक ही जगह पे रहने की चाहत में खानाबदोश शैली का त्याग कर दिया, यानी कि घुमंतु प्रकृति का त्याग कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह पे रहना छोड़ दिया, एक ही जगह पे रह के खेती करने लगे और भोजन के लिए, चारे के लिए कृषि का निर्माण कर दिया, कृषि में विकास किया। शहरीकरण का कार्य शुरू हो गया यहाँ से और शहरीकरण होने लगा। इसके बाद व्यापार को भी बढ़ावा मिला, संचार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई। कैसे लेखन की उत्पत्ति हुई, जो एक बेहतरीन संचार में सहायता करता है। लेकिन इसके बाद अंधकार के युग का भी उदय हुआ, जो कि पूरी दुनिया को अंधविश्वास या फिर धर्म का युग हम बोल सकते हैं, जिसमें तर्क या फिर तर्क शक्ति काम नहीं करती। तर्क या तर्क शक्ति को पीछे रखा गया। अंधकार के युग में अंधविश्वास और धर्म बढ़ने लगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये युग यानी कि अंधकार का युग एक बेहतर समाज के लिए जल्द ही समाप्त कर दिया गया और इसके बाद यूरोपीय सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता के रूप में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख सभ्यता के रूप में जानी जाने लगी। यानी कि पश्चिमी सभ्यता प्रमुख सभ्यता मानी जाने लगी। पश्चिम का शासन तर्क संगत था। तर्क, बहस, बुद्धि के विचार, इन सब के प्रचार के कारण वो एक बेहतरीन प्रमुख सभ्यता बन पाई। इसे वैज्ञानिक सोच को सहारा यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति लाने में हेल्प की। वैज्ञानिक तौर पे दुनिया को देखने का नज़रिया बनाया। इसके बाद औद्योगिक क्रांति आ जाती है, जिसमें वैज्ञानिक तौर पे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को बनाया गया, जो औद्योगिक वस्तुओं जो आराम दे सके, संचार के माध्यम, परिवहन के साधन आदि चीज़ों का विकास हुआ और इन्हीं वस्तुओं की बिक्री के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए लालच आ गया और इसी लालच के चलते अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया जहाँ पे ये वस्तुएं बेचनी हैं और दूर दूर तक के क्षेत्रों में, समाजों में जाने लगे और उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया ताकि वो अधिक लाभ कमा सकें। लेकिन इन्हीं उपनिवेशों में बदलने के साथ ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। अपने उपनिवेशों को बनाए रखने के लिए और उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अधिक अधिग्रहण करने के लिए लड़ाइयाँ होने लगी, जो कि 2 विश्व युद्ध और मानव जीवन की क्षति के रूप में देखी जा सकती है। तो हम इन्हीं 2 विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, मानव जीवन की हानि और कैसे विकास हुआ, इसी सब के बारे में हम इस पूरी इकाई में डिटेल में जानेंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के समय कैसे रहा। तो गाइस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो इतिहास की शुरुआत अनुक्रमिक प्राचीन सभ्यताओं से मानी जाती है, जहाँ पे शिकारी समुदाय शिकार छोड़कर
भोजन के लिए फसलों का उत्पादन करने लगे, स्थायी आवासों में रहने लगे, कृषि का विकास करने लगे और खानाबदोश शैली थी जो उसको त्याग दिया, यानी कि घुमंतु प्रकृति थी जो कहीं पे भी घूमते रहना, कहीं पे भी बस जाना, कहीं पे भी शिकार करके खा लेना, ऐसी पद्धति को छोड़ दिया और कृषि करके भोजन फसलों के जरिए उत्पादन करने लगे। स्थायी आवास हो जाने के कारण अब व्यापार और विनिमय के रास्ते भी तलाश करने लगे और इसी तरह शहरों की स्थापना होने लगी, शहरों के निर्माण होने लगे। तो इसके बाद आ जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि आज के युग में इराक गणराज्य है उसका हिस्सा मानी जाती है। इसे सभ्यता का उद्गम माना जाता है, यानी कि माना जाता है सभ्यता बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई। इसमें 3500 से 1500 ईसा पूर्व के 3 प्रमुख सभ्यताएं दी गई है, सुमेरियन, बेबीलोन और एसिरियन। तो इन 3 सभ्यताओं को और अन्य प्रारंभिक सभ्यताओं को, इन सभी को नील नदी के किनारे प्राचीन मिस्र में विकसित हुई ऐसा माना जाता है, जो कि रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही खत्म हो गई थी। सभ्यता के 2 प्रमुख विकास थे, यानी कि 2 पहलुओं पे सभ्यता विकसित होती थी। पहला कृषि और दूसरा लेखन, जिसके कारण कृषि वो कारक है जिसके कारण स्थायी निवास संभव हो पाया, शहरों का प्रचार हुआ, यानी कि शहरीकरण हो पाया। दूसरा है लेखन, जिसकी वजह से हम आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, लेखा जोखा रख सकते हैं। आदान प्रदान और संचार की सुविधा का माध्यम बना लेखन। 1600 ईसा पूर्व में चीन की सभ्यता सामने आई, जो कि सांग राजवंश से शुरू हुई थी। ये कांस्य युग का हिस्सा मानी जाती है। इसके बाद आ जाती है दक्षिण एशिया के बाद, जहाँ में सबसे पहले सभ्यता सिंधु नदी घाटी से मानी जाती है, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता उत्पन्न हुई ऐसा माना जाता है। इसमें प्राचीन भारत है वो आधुनिक काल में हम अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक मान सकते हैं, यानी कि प्राचीन टाइम का भारत होता था जो वो अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक होता था, वहाँ तक वहाँ तक सीमाएं फैली हुई थी, जहाँ पे 500 ईसा पूर्व से सभ्यताएं उभरी, जिनमें शास्त्रीय हिंदू संस्कृत, समृद्ध संस्कृत साहित्य जैसे स्वर्ण युग को जन्म दिया, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के शास्त्रीय पुरातनात के काल के रूप में जानी जाती है। इसने भूमध्य सागर की विभिन्न सभ्यताओं के उद्भव को भी देखा। इसमें 2 प्रमुख शहरों की स्थापना की, एक प्राचीन ग्रीस और दूसरा प्राचीन रोम। इसके बाद शास्त्रीय दुनिया जल्द ही अराजकता में आ जाती है। खानाबदोश लोगों की वजह से वो महान प्राचीन सभ्यताओं पर हमला कर देते हैं और इसे अंधकार युग के रूप में कुख्यात कहा जाने लगता है, यानी कि शास्त्रीय दुनिया को अंधविश्वास और धर्म की तरह नज़र से देखा जाने लगता है और इसे अंधकार युग का नाम दिया जाता है, जो भूमध्य सागर से लेकर चीन तक फैली हुई थी। इसने न केवल ग्रीक, रोमन बल्कि यूरेशिया के भी सभ्यताओं को प्रभावित किया। 5वीं से 6वीं शताब्दी में यूरोप में जर्मनिक और सेवाल लोग आक्रमण कर देते हैं। उस आक्रमण से बाधित होकर यूरोप वहीं बस जाता है और 9वीं से 10वीं शताब्दी में वाइकिंग, मिग्यार और सार्केन्स ने आक्रमण किए, जिसकी वजह से यूरोप वहीं पे बस गया। इसके अलावा 1206 और 1405 में घुमंतु लोग, यानी कि खानाबदोश लोग, मंगलो
मंगलों का उदय हुआ, यानी कि ये एक साम्राज्य कह सकते हैं। मंगलों उदय हुआ घुमंतु लोगों में से, जिसका साम्राज्य जर्मनी के पूर्व इलाकों से लेके आर्कटिक महासागर से तुर्की और फारस की खाड़ियों तक फैला हुआ था। मंगल आक्रमण ने विश्व इतिहास में बहुत गहरी छाप छोड़ी, जो कि एशिया के राजनीतिक संगठन और यूरोप के बड़े हिस्सों को बदल दिया, यानी कि जिसने एशिया और यूरोप जैसे बड़े हिस्सों को बदल दिया। कई क्षेत्रों की जातीय संरचना को भी उखाड़कर फेंक दिया, उन्हें विस्थापित कर दिया। लेकिन ऐसे मार्ग भी खोले जिसकी वजह से यूरोप को एशिया और सुदूर पूर्व से जोड़ दिया, यानी कि यूरोप और एशिया और उसके अलावा जो इलाका बच गया उनको आपस में जोड़ दिया। ऐसे मार्ग सामने आए। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पश्चिम का उदय कैसे हुआ। ये हमने पूरी दुनिया की सभ्यताओं के बारे में जान लिया। तो पश्चिम के उदय की अगर हम बात करें तो पश्चिम का उदय लगभग 1500 में हुआ था, जो कि यूरोप आधारित सभ्यता दुनिया में प्रमुख सभ्यता के रूप में उभरी थी। 1500 में पश्चिमी कण को आधुनिक कण के रूप में देखा जाने लगा। गैर पश्चिमी साम्राज्य थे जो वो पश्चिम साम्राज्यों की नकल करने लगे, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों में विकास करने के लिए। इसके अलावा 15वीं से 17वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच ने भारत और सुदूर पूर्व की खोज की। उन्होंने मसाले, चाय, ईख की चीनी, तंबाकू, कीमती धातु और दासों का व्यापार करना शुरू किया। पश्चिम के उदय ने विश्व स्तर पर भारी बदलाव किया। राजनीतिक रूप से वेस्टफेलिया की संधि पर 1648 में हस्ताक्षर किए मजबूत केंद्रीय सरकारों के साथ स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाए, यानी कि व्यापार के माध्यम से अलग अलग देशों में जाना शुरू किया। इसके अलावा सामंतवाद के टूटने और बाजार और पूंजीवादी समाज के आगमन ने सामाजिक आर्थिक बदलाव किए। 18वीं सदी के मध्य ब्रिटेन ने औद्योगिकरण की शुरुआत विश्व की कार्यशाला के रूप में की। सांस्कृतिक रूप से पश्चिम का उदय मध्य युग में इटली में पुनर्जागरण लाया। यूरोपीय बुद्धिजीवियों ने तर्कशीलता, वैज्ञानिक स्वभाव, बहस और आलोचनात्मक जांच के विचार पर प्रकाश डाला, जिससे तकनीकी उन्नति और वैज्ञानिक सभ्यता का विकास हुआ। प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक स्वभाव के आगमन के साथ पश्चिमी देश एक हद तक व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए बाहर निकल गए, जिससे कि उन्होंने अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को उपनिवेश के रूप में रखकर सुरक्षित कर लिया। इसलिए उपनिवेशों ने हाथापाई शुरू कर दी। भूमि और समुद्री परिवहनों और संचार लाइनों के निर्माण ने लोगों के व्यापार और प्रवास में सुविधाजनक बनाए। लेकिन यह प्रारंभिक वैश्वीकरण, जैसे कि स्कॉटलैंड कहते हैं इसको, इसे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के साथ समाप्त कर दिया। यानी कि ये शुरुआत हुई ही थी वैश्वीकरण की, इसी के साथ 1914 में प्रथम विश्व युद्ध फैलने की, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ शुरू किया गया था।
यह एक तरफा मित्र और संबंध शक्तियों और दूसरी तरफा केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ाई का था। पूर्ववर्ती में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटिश साम्राज्य, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 3 साल बाद शामिल हुआ, और जापान, जो बाद में शामिल हुआ, और केंद्रीय शक्ति ने जर्मनी, ऑस्ट्रियाई हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल थे। यानी कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ। तो इसमें दो साइड्स होती हैं, दो तरफा युद्ध होता है, एक मैत्री संबंध शक्तियां और दूसरा केंद्रीय शक्तियां। यानी कि पूर्ववर्ती यानी कि मित्र शक्तियां थी फ्रांस, ब्रिटिश, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाद में जापान भी शामिल हुआ। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या रहे ये भी जान लेते हैं। पहला कारण था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ था। एकता के साथ साथ विभाजन भी हुआ, तो ये एक कारण रहा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जर्मन और इतालवी पुनर्एकीकरण राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिणाम थे। इसके अलावा दूसरा है आर्थिक साम्राज्य, एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान दिया। औद्योगिक क्रांति का आवागमन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लिए आधार तैयार किया। बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां माल तैयार करना, सस्ते कच्चे माल खरीदने के लिए नई कॉलोनियों पर कब्जा करना, वे सस्ती मजदूरी और निर्माण का सामान बेचने के लिए बाजार चाहते थे। नए उपनिवेश पर कब्जा करना और अपने शाही साम्राज्यों की राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक ताकत की वजह से कई प्रतिद्वंदी और संघर्षों का जन्म हुआ। यानी कि उपनिवेश बनाने की चाह में भी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। गुप्त संधियों का बनना एक और कारण है जिसमें जर्मनी ने फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश की, उसकी वजह से भी ये युद्ध की शुरुआत हुई। एक अन्य कारण है हथियारों की दौड़, जिसमें नेपोलियन की सेना की ताकत और उसके कारनामों से पूरा यूरोप हिला हुआ था। अन्य राष्ट्रों को भी उसे हराने के लिए अपनी सेनाओं का गठन करना पड़ा। तो वाटरलू ने नेपोलियन के पराजित होने के बाद नई शक्तियां उभरी और वे भी हथियारों की दौड़ में शामिल हो गए। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रियाई हंगरी ने अधिक सैन्य शक्तियां प्राप्त करना शुरू कर दिया। जापान की सैन्य ताकत न केवल चीन और कोरिया बल्कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए युद्ध प्रमुख कारण बन गया। यानी कि सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे। हथियारों की दौड़ के बाद आ जाता है एंग्लो जर्मन नौसेना प्रतिद्वंदी, जिसमें जर्मन प्रभावशाली होने में लगा हुआ था। ब्रिटेन एकमात्र महाशक्ति था जो 19वीं शताब्दी के अंत तक सागर का राजा था। युवा शासक केसर विलियम द्वितीय के अधीन जर्मनी ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के बाद ब्रिटेन ने अपना एकांत छोड़ दिया, समुद्र में बढ़ती जर्मनी का मुकाबला करने के लिए कूद पड़ा। तो इस तरह ये भी एक रीजन बना प्रथम विश्व युद्ध होने का। किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति, यानी कि किसी भी तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो इन सबको कंट्रोल कर सकता।
तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण रहा। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रेस की नकारात्मक भूमिका एक महत्वपूर्ण बिंदु मानी गई। युद्ध के 40 साल पहले कई सरकार ने देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए ईमानदार प्रयास किए, लेकिन प्रेस ने जनता के बीच युद्ध मनोविज्ञान बनाने में प्रमुख खराब खेल खेला, यानी कि प्रेस की भूमिका भी इसमें रही। तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी जिम्मेदार है, यानी कि जो नेता थे जर्मन के वो अपना वास्तव निर्माण करना चाहते थे, इसीलिए वो समझौते करने के लिए तैयार नहीं थे। रूसी सम्राट और उसकी पत्नी अति महत्वाकांक्षी थे, सर्बिया को ऑस्ट्रियाई हंगरी के खिलाफ उकसाने में सहायक थे। तो इस वजह से भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच प्रतिद्वंदिता अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को खराब कर दिया। इन दोनों की प्रतिद्वंदिता ने हंगरी अपने साम्राज्य का विस्तार स्लाव क्षेत्र को जोड़कर और समुद्र तक पहुंच बनाकर करना चाहता था। दूसरी ओर सर्बिया ने स्लाव राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व किया, दक्षिणी स्लावों के संघ के लिए काम किया। रूसी जार यानी कि रूसी शासक और उसकी पत्नी के हस्तक्षेप ने इन दोनों के बीच तनाव और भी अधिक बढ़ा दिया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। एक रीजन है ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या। 28 जून 2014 को ताबूत में अंतिम कील ठोकी और आरोप सर्बिया के स्लावा चंपार्थियों पर लगाया। ऑस्ट्रिया के 48 घंटे का समय दिया और मांग की सभी विरोधी ऑस्ट्रियाई विरोधी मिथ्या प्रचार को बंद करें, हत्या में शामिल सर्बियाई अधिकारियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने, आतंकवादी संगठनों को भंग करने और ऑस्ट्रियाई अधिकारियों को षड्यंत्र की जांच में हिस्सा लेने के लिए सर्बिया इनमें से अधिकांश शर्तों पर सहमत हो गया, लेकिन रूस ने सर्बिया को सहायता का वादा किया, जिसने बाद में उसके रवैये को बदल दिया। ऑस्ट्रियाई हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की और जल्द ही अन्य देश भी उसमें शामिल हो गए। इस तरह प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध शुरू होने के बाद भी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को नरम रुख अपनाने के लिए राजी किया। रूस ने 30 जुलाई 1914 को अपनी सेना जुटाई और सर्बिया की सहायता के लिए आए। जर्मनी ने रूस को वापसी के लिए कहा और जब रूस बाध्य नहीं हुआ तो जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को सर्बिया और रूस पर हमला किया। फ्रांस भी रूस का सहयोगी था। जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस पर भी हमला किया। बेल्जियम की सीमाओं से फ्रांस में प्रवेश करके हमला किया। ब्रिटेन ने भी युद्ध में प्रवेश किया, हालांकि वह बेल्जियम की तटस्थ की रक्षा करना चाहता था। बुल्गारिया और तुर्की जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की ओर शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सर्बिया और अन्य कई मित्र राष्ट्र गठजोड़ शक्ति बन गए। इटली कुछ समय के लिए तटस्थ रहा, लेकिन फिर मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। जब ब्रिटेन ने युद्ध के बाद उसके क्षेत्र के संरक्षण का वादा किया। पूर्व अंटार्कटिका में अमेरिकी जहाजों के डूबने के बाद जर्मनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया और रूस
बोल्शेविक क्रांति के बाद युद्ध से पीछे हट गया और नवंबर 1918 में जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। केंद्रीय शक्तियों को पराजित किया गया और उन पर शांति संधि भी लागू कर दी गई। इस तरह से युद्ध खत्म हो गया। ये था प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें शांति संधि बाद में हुई, जो कि 1919 से 1920 के दौरान मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय राष्ट्रीय शक्तियों के बीच कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी वार्श की संधि, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण थी वार्सेल्स की संधि, जो मित्र राष्ट्रों और अन्य पराजित शक्तियों के साथ अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 10 नवंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई। 27 नवंबर 1919 को बल्गारिया के साथ न्यूली की जर्मनी के बीच हुई और 4 जून 1920 में हंगरी के साथ ट्रायोन की संधि हुई। तो इन संधियों में क्या था ये भी जान लेते हैं। इन संधियों में सबसे जरूरी जो रही वो थी वार्सेल्स की संधि, जिसके अंदर बहुत सारी संधियां थी। यह जर्मन पर लगाई गई सबसे अपमानजनक संधि थी। जर्मन प्रतिनिधियों से भी परामर्श नहीं किया गया था। पेरिस आमंत्रित किया गया था उन्हें, लेकिन दूर के होटल में कंटीले तारों और पुलिसकर्मियों के घेरे में रखा गया था। उन्हें केवल तभी बुलाया गया जब मौजूदा हस्ताक्षरण के लिए तैयार था, और दूसरी बार उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। जर्मन प्रतिनिधिमंडल को मुख्य मेज पर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपराधियों की तरह सशस्त्र गार्ड द्वारा ले जाया गया था। संधियों के प्रावधान भी बहुत कठोर थे। जर्मनी ने सभी क्षेत्रों को व्यवहारिक रूप से खो दिया था। उसे उसके अधिकांश पड़ोसी देशों में वितरित कर दिया गया। उसने विदेशी क्षेत्र को भी खो दिया। कुल मिलाकर उसने अपने क्षेत्र का 15% और अपनी जनसंख्या का 10वां हिस्सा गंवा दिया। विजेताओं द्वारा किए गए नुकसान की वसूली के लिए जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति लागत लगाई गई थी। वह सैन्य रूप से अपंग था। उसकी सेना की ताकत कम हो गई थी। उसके नौसेना के विमान, पनडुब्बी और वायुसेना की अनुमति नहीं थी। वार्सेल्स की संधि का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और स्थायी शांति को सुनिश्चित करना था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध संधि पर हस्ताक्षर करने के 20 साल 2 महीने और 4 दिन बाद शुरू हुआ। राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप को रोकने में असफल रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध 20 साल 2 महीने बाद शुरू हुआ। तो इसमें ये 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन के हमले के साथ शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में आए और 3 सितंबर 1939 को जर्मन पर हमला शुरू कर दिया। जल्द ही कई देशों ने जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया। जापान ने चीन पर हमला किया। इटली कुछ समय के लिए तटस्थ था, लेकिन अंत में जून 1940 में जर्मनी की तरफ से शामिल हुआ। जर्मनी ने कई देशों पर जीत हासिल की। उसके बाद 22 जून 1941 में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर की बमबारी के बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। यह युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्र
ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और उसके सहयोगी और धुरी राष्ट्र रहे। इसमें जर्मनी, इटली और जापान। यह युद्ध इटली, जर्मनी और जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। इसके कुछ कारण रहे, जो मेन कारण थे। पहला था वर्साइलेस की संधि। जर्मनी पर संधि एक हुक्म की तरह थी। 1871 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था और इस अपमान का बदला लेना चाहता था। पेरिस सम्मेलन में फ्रांस ने जर्मनी को अपमानित किया और इस संधि ने उसके क्षेत्रों, उपनिवेशों और सैन्य शक्ति से वंचित कर दिया। हिटलर ने नेतृत्व संभाला और पेरिस सम्मेलन में अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता। पहले विश्व युद्ध के बाद हमलावर द्वारा पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया गया था, या तो हमलावर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और या सैन्य सहायता देकर। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रों के संघ के तत्वाधीन में किया जाना था, लेकिन लीग ऑफ नेशन अप्रभावी साबित हुई। इसके अलावा एक रीजन रहा निशस्त्रीकरण की विफलता। पेरिस शांति सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि यदि सिर्फ रक्षा के लिए स्तर पर हथियार कम कर दिए जाएं, तो विश्व शांति का अंतिम उद्देश्य सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन किसी भी देश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हथियारों के लिए घमासान जारी रहा। जर्मनी को निशस्त्र कर दिया गया और विजेता राष्ट्रों को बाद में निशस्त्र होना था। बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जर्मन ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। औपचारिक रूप से घोषित किया कि अब वह वार्सल की संधि से बाधित नहीं था। इस प्रकार जर्मनी ने उन हथियारों का संचय शुरू किया और सशस्त्र संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व आर्थिक संकट। इसकी शुरुआत 1929 में यूरोपीय देशों में अमेरिकी कर्ज अचानक रोकने से हुई। जर्मनी अपने औद्योगिक प्रगति के लिए ऋण पर बहुत अधिक निर्भर था। यह सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश साबित हुआ, जहां पे 7 लाख लोग बेरोजगार थे। जर्मनी ने क्षति पूर्ति का भुगतान करना बंद कर दिया और एडोल्फ हिटलर ने अधीन नाजी तानाशाही ने इस देश की बागडोर संभाली। हिटलर के आते ही तानाशाह के रूप में कार्य शुरू हुआ। जापान ने भी आर्थिक संकट का लाभ उठाया और 1932 में मंचूरिया में कठपुतली मंचोको शासन की स्थापना की। इटली ने भी अबिसिनिया पर विजय प्राप्त की। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। जर्मनी, इटली और जापान के 1936 से 1947 में एंटी कम्युनिस्टर्न की संधि का पालन करते हुए एक कम्युनिटी विरोधी मोर्चा बनाया। इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी विस्तार था। उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और युद्ध को महिमामंडित किया। उन्होंने चीन, ऑस्ट्रियाई चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और पोलैंड जैसे छोटे देशों को पीड़ित किया। उनकी आक्रामकता और युद्ध जैसी कृत्य आदरणीय रहे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बनाए गए नए राज्यों के अल्पसंख्यकों की संख्या काफी थी। उदाहरण के लिए जर्मन अल्पसंख्यक और गैर जर्मन के साथ
चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में थे। रोमानिया में रूसी अल्पसंख्यक थे और हंगेरियन अल्पसंख्यक रोमानिया और यूगोस्लाविया में थे। जर्मन और स्लाव अल्पसंख्यक इटली में थे। इससे अल्पसंख्यकों में असंतोष और भय की भावना पैदा हुई। हिटलर ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की भावना को भड़काया और मुख्य राज्यों के साथ उनके विलय की मांग की। उसने ऑस्ट्रियाई पर और जर्मन लोगों को एक राजनीतिक छत्रछाया के अधीन लाने के लिए पोलैंड पर हमला कर दिया। तो लीग की विफलता। विश्व स्तर पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था, लेकिन यह बड़ी शक्तियों द्वारा आक्रमण के खिलाफ छोटे राज्यों की रक्षा नहीं कर पाया। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं था, इसके बावजूद भी संघ का प्रमुख निर्माता था, निशस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा का प्रवर्तक था और जर्मनी और रूस को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। 1926 में लीग में शामिल हो गया, लेकिन 1933 में इसे छोड़ दिया। 1934 में सोवियत संघ आया। फिनलैंड में आक्रमण के बाद निष्कासित कर दिया गया और जापान में 1933 में, इटली में 1937 में बाहर हो गया। जापान 1933 में आया और इटली 1937 में बाहर हो गया। इसके बाद संगठन में कई अन्य खामियां भी थी, यानी कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे पोलैंड पर जर्मन हमला। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके साथ सहयोग के लिए यूएसएसआर के प्रयासों को नज़रअंदाज कर दिया। तो हिटलर ने स्टालिन के साथ एक गैर आक्रामक समझौते में प्रवेश किया। दोनों देशों ने पूर्व यूरोप को अपने प्रभावी क्षेत्रों में विभाजित करने का संकल्प लिया और हिटलर पोलैंड में अपने जर्मन अल्पसंख्यकों के लिए न्याय चाहता था और इसलिए उसने पश्चिम में पोलैंड पर हमला किया और यूएसएसआर ने पूर्व से पोलैंड में अपने सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को किसी भी हमले के मामले में उनकी सहायता का आश्वासन दिया, इसलिए उन्होंने पोलैंड का बचाव करने के लिए जर्मनी पर हमला कर दिया और कई अन्य देश इस युद्ध में जर्मनी पर हमला करने के लिए शामिल हो गए, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ये थे कुछ कारण द्वितीय विश्व युद्ध होने के। तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, तब हुई थी। यूएसएसआर उसके क्षेत्रों को विभाजित करने जर्मनी की सहायता के लिए आया। 1940 में इटली ने युद्ध में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन जब फ्रांस आत्मसमर्पण के कगार पर था तो इटली ने जर्मन की तरफ से फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। लीग ऑफ नेशन ने यूएसएसआर को निष्कासित कर दिया गया और जब उसने फिनलैंड पर हमला किया, जर्मनी ने अपने अधिकांश यूरोपीय पड़ोसी देशों को पराजित कर दिया और उसके बाद 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध का विरोध कर रहा था। 1937 में तटस्थ अधिनियम पारित किया, जिससे भविष्य के युद्धों में लगे सभी देशों के हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जब युद्ध छिड़ गया तो जर्मनी पश्चिम लोकतंत्र पर हमला कर रहा था और अमेरिका ने तटस्थ अधिनियम को कमज़ोर कर दिया। अमेरिका 1939 में कैश एंड कैरी एक्ट के साथ आया, जिसे युद्ध में देशों को नकदी में हथियार खरीदने और उन देशों को अपने जहाज़ों में डालने की अनुमति दी। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन जैसे मित्र देशों को हथियार की आपूर्ति कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर
1941 में युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिका और जापान के बीच तनाव संबंध थे। जुलाई 1941 में फ्रांस ने जापान को इंडो चाइना में नौसेना और हवाई ठिकाने स्थापित करने के अधिकार पर सहमति दी। जवाब में अमेरिका ने जापानी संपत्ति को फ्रीज कर दिया और 6 दिसंबर को राष्ट्रपति रोजवेल्ट ने अपने जापानी सम्राट से शांति बनाए रखने के लिए एक व्यक्तिगत अनुरोध किया। लेकिन 7 दिसंबर को जापानी ने पर्ल हार्बर पर स्थित अमेरिकी नौसेना बाड़े पर बमबारी कर दी। कुछ घंटों बाद जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी और 11 दिसंबर को यूएसए पर जर्मनी और इटली द्वारा हमला किया गया। इस तरीके से अमेरिका पूरी तरह युद्ध का हिस्सा बन गया और युद्ध में वैश्विक अनुपात में अपना रूप ग्रहण कर लिया और 3 सितंबर 1943 को इटली ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जर्मनों ने रोमनो में प्रवेश किया, युद्ध जारी रखा। यहाँ से इटली चला गया और इसके बाद रह गए जापान और जर्मन। सहयोगियों ने 4 जून 1944 को रोम पर कब्जा कर लिया और 7 मई 1945 को जर्मन सरकार ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि जर्मन भी आत्मसमर्पण करके चला गया। इटली चला गया, जर्मन चला गया। यूरोप में युद्ध 8 मई 1945 को समाप्त हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध अंत में जापानियों पर अमेरिकियों के कब्जे के साथ समाप्त हो गया। यानी कि पहले इटली चला गया, फिर जर्मन भी चला गया आत्मसमर्पण करके। अब जापानी थे वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में दूसरा और 10 अगस्त 1945 को जापान ने शांति के लिए कहा, लेकिन आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर केवल 2 सितंबर 1945 को ही हस्ताक्षर किए। यानी कि जापान आखिर तक डटा रहा। 2 परमाणु गिरने के बाद उसने शांति प्रस्ताव रखा और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी के साथ ये इकाई भी समाप्त हो जाती है। थोड़ा सारांश पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा हमने क्या पढ़ा। इस इकाई में हमने मेसोपोटामिया से मिस्र, चीन, भारत, प्राचीन रोम, ग्रीस के शहरों का विकास कैसे हुआ, शुरुआती सभ्यताएं कौन सी थी, हमने वो जाना। इस बात पे भी चर्चा की कि शुरुआत में सभ्यताएं कैसी थी, पश्चिम का उदय कैसे हुआ, आधुनिकीकरण का नेतृत्व किसने किया, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हमने ये जाना। व्यापार शुरू हुआ जिसके कारण वैश्वीकरण बढ़ा, लेकिन यह वैश्वीकरण जल्द ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे चरम राष्ट्रवाद, गुप्त संधियों का गठन, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनुपस्थिति, हथियारों की दौड़ और राष्ट्रों के बीच बढ़ती हुई प्रतिद्वंदिता। शांति संधि के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयारी की गई अपमानजनक स्थिति के कारण, जो कि हिटलर ने करी थी पहले विश्व युद्ध के आंसर के लिए। युद्ध के लिए जिम्मेदार अन्य कारक भी थे, जैसे कि राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन का अप्रभावी कार्यप्रणाली, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता, निरस्त्रीकरण की विफलता, विश्व आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या। तो इन सब समस्याओं के चलते पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो ये कारण हैं जो वो अच्छे से याद कर लेने हैं। इनके साथ ही ये पूरी इकाई समाप्त हो जाएगी। इसमें मेन क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो इसके साथ ये इकाई समाप्त हो जाती है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ गाइज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।